तो भाई साल 2024 का आखिरी मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। उसी के साथ जो है WWE के टीवी से गायब होने की जो टाइमिंग है वो भी स्टार्ट हो चुका है। वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है जब से WWE का पूरा इतिहास बदल जाएगा। तो आखिरी जो मंडे नाइट रॉ था वो काफी बढ़िया था भाई, बहुत ही बेहतरीन, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये स्टार्ट होता है भाई मजा आ जाता है। शो की स्टार्टिंग होती है, न्यू डे को बहुत सारी बू मिलती है भाई, और वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं बोल पाते हैं, ऐसा वो दिखाते हैं। क्योंकि वो बोल सकते थे भाई, डोमिनिक मिस्टीरियो वाली जो चीजें हैं उनको रिपीट करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि भाई मुझे थोड़ा सा फेकेस्ट लग रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई सच में पीछे से बैकग्राउंड में स्पीकर्स की आवाज बढ़ा दी जाती है WWE की तरफ से। तो भाई देखते हैं इन फ्यूचर में कैसे चलता है। फिलहाल तो सब कुछ वैसे सही ही चल रहा है, क्योंकि न्यू डे का जो वर्क है वो काफी बढ़िया चल रहा है। न्यू डे सक्सेस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जे ऊसो आ जाते हैं। तो वो यहाँ पर आते हैं जे ऊसो रिंग के अंदर। न्यू डे उनसे कहते हैं कि इन्हें कुछ बोलोगे कि ताकि हम कुछ कह पाए। तो जे ऊसो कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई बोलो, तुम्हें क्या बोलना है। लेकिन भाई अरीना उन्हें बोलने नहीं देता है, या फिर पीछे से स्पीकर में बूइंग जो है और ज्यादा बढ़ा दी जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जे ऊसो तुम ही बोल लो जो बोलना है, वैसे भी ये तुम्हारी ही सुनेंगे। तो जे ऊसो कहते हैं कि देखो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं तुम लोगों को काफी टाइम से जानता हूं लेकिन फिर भी न्यू डे सक्स। जिसके बाद भाई जेवियर वुड्स तो लड़ना चाहते थे, लेकिन कोफी किंगस्टन कहता है कि भाई रहने दे, और ये अकेला नहीं है, इसके साथ ब्लड लाइन आएगी पूरी, तो अभी हम इससे लड़ने लायक नहीं है, चल वापस चलते हैं। तो यहाँ से न्यू डे चली जाती है और जे ऊसो भाई अपना भाषण स्टार्ट करता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया था अपने काम से, मेरी ब्लड लाइन में काफी कुछ चल रहा है। सोलो सिकवा की जो ब्लड लाइन है उसके पंगे अलग ही है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो अचानक से पता नहीं कहां से आ गया है, मेरे भाइयों को तंग कर रहा है, मुझे मेरे ऊपर भी उसने अटैक किया। तो इसलिए ड्रू मैकिंटायर तू बाहर आ जा, क्योंकि मैं तुझे तोड़ना चाहता हूं। लेकिन तभी स्क्रीन के ऊपर सोलो सिकोवा और उसकी ब्लड लाइन आ जाती है, और सोलो सिकोवा कहता है कि देख रोमन रेंस को तो मैं जो है अगली मंडे नाइट रॉ पर खत्म कर दूंगा, लेकिन तेरा क्या है, तू जो है बार बार यहाँ पर बकवास कर रहा है, तुझे भी मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं होगा। जब रोमन रेंस नीचे गिर जाएगा उसके बाद तेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा सिवाय मुझे एक्नॉलेज करने के। जिसके बाद भाई हमें पीछे से दिख जाता है कि ड्रू मैकिंटायर आ रहा है। ड्रू मैकिंटायर आकर पीछे से अटैक करता है जे ऊसो के ऊपर, उसे भाई रगड़ रगड़ के पीटता है, मैट के ऊपर दे के मारता है, बोलता है तू नहीं मुझे बुलाया। अब ये नहीं कह सकता कि मैंने पीछे से वार किया है, तू नहीं मुझे बुलाया था, अभी कॉल आउट किया था ना भाई। तो उसके बाद भाई ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के लिए रेडी होता है, लेकिन ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वो रोक लेते हैं, ड्रू मैकिंटायर को ले जाने लगते हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर वापस भाग कर आते हैं और एक क्लेमोर चेप ही देते हैं जे ऊसो के चेहरे के ऊपर, और उसके बाद अपनी साइकोपैथ वाली हंसी दिखाकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जे ऊसो बैक स्टेज में जाते हैं, एडम पियर्स से बात करते हैं, और एडम पियर्स समझ जाते हैं कि तुझे क्या चाहिए, तुझे एक मैच चाहिए, तुझे मिल रहा है अगली मंडे नाइट रॉ पर, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, जे ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, और ये ऑफिशियल है। और जे ऊसो कहते हैं हीट, ये मुझे अच्छा लगा। वेल इसके बाद जो न्यू डे होती है भाई, जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन वो एक इंटरव्यू देने जाते हैं एक बंदे से, और ये वाला जो इंटरव्यू है ना भाई वो लाइव में हमें नहीं दिखाता। मतलब जो लाइव टेलीकास्ट जब हो रहा था WWE रॉ का, तो वहां पर ये जो इंटरव्यू है वो नहीं था भाई। इसके बाद जो है मिस का भी इंटरव्यू हुआ था, तो ये इंटरव्यू उसमें नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये इंटरव्यू था भाई। ये रिपीट टेलीकास्ट में ऐड किया गया है, पता नहीं भाई ऐसा क्यों चल रहा है आजकल। रिपीट में कुछ चलता है और लाइव में कुछ चलता है भाई, पता नहीं क्या चोचले कर रहा है भाई सोनी वाले, या फिर नेटफ्लिक्स वाले भी ऐसा ही करने लगेंगे तो भाई कैसे चलेगा। कोई बात नहीं भाई, रिप्ले का थोड़ा अलग मजा बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर न्यू डे को फिर से बूइंग मिलती है, या फिर पीछे से स्पीकर बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि भाई पीछे तो कोई भी बू नहीं कर रहा था, आवाज ही आ रही थी फालतू की। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर की बेइज्जती करके न्यू डे जो है यहाँ से चली जाती है। इसके बाद बैक स्टेज में अमेरिकन मेड का इंटरव्यू होता है, और वो तैयार है अपने मैच के लिए। चैट गेबल कहता है कि आज मैं दिखा दूंगा कि क्यों मैं मास्टर गेबल हूं। तो इसके बाद भाई शो के ऊपर चैट गेबल वर्सेस ओटिस का एक भयानक मैच होता है। मतलब भयानक तो नहीं, मतलब काफी बढ़िया मैच हमें देखने को मिलता है, ओटिस वर्सेस चैट गेबल। एक मतलब भाई ये स्टोरी तो हमें, ये मैच तो हमें देखना ही था, और फाइनली ये देखने को मिलता है, और काफी अमेजिंग मैच हमें ये देखने को मिलता है। जितनी तारीफ करे भाई उतनी कम है। चैट गेबल की तरफ से अपनी बेहतरीन मैट रेसलिंग मूव्स जो है देखने को मिलते हैं, ऊपर से छलांग भी लगाता है, टॉप रोप से हेडबट्स। लेकिन भाई ओटिस भाई वो अलग ही बंदा है, उसकी परफॉर्मेंस भाई नेक्स्ट लेवल भाई, अपना वो कैटरपिलर हिट भी कर देता है। उसके बाद यहाँ पर अमेरिकन मेड रिंग साइड पर उसके बंदों को धोने लगती है, अकीरा टोजावा और मैक्सिम डुपरी और ईवी नाइल के बीच भी रिंग साइड पर झगड़ा हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर रिंग के अंदर एंकल लॉक हिट कर देता है चैट गेबल, लेकिन उसे रिवर्स करता है ओटिस। उसके बाद ओटिस जो है क्रीड ब्रदर्स को धोने लगता है, और चैट गेबल को उठाकर भाई वो जो स्लैम लगाता है क्रीड ब्रदर्स के ऊपर फेंकता है भाई, वो तो अमेजिंग ही था भाई, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल था, वो देखकर काफी मजा आया। और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एंटरटेनिंग पार्ट भाई, ओटिस ने एंकल लॉक हिट किया चैट गेबल को। उसके बाद चैट गेबल जो है थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगा ओटिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो उसने एंकल लॉक को जो है और ज्यादा जोर से लगाया। लेकिन उसके बाद चैट गेबल पलटवार करते हैं, जर्मन सुप्लेक्स ओटिस को हिट करते हैं भाई, काफी बेहतरीन थी। उसके बाद टॉप रोप पर चढ़ते हैं छलांग लगाने के लिए, लेकिन ओटिस वहां से हट जाता है। उसके बाद ईवी
भी ना डिस्ट्रैक्ट करती है ओटिस को। देन ओटिस के ऊपर लग जाता है एंकल लॉक चैट गेबल की तरफ से और ओटिस जो है वो टैप आउट कर देता है। भाई बहुत ही बुरा लगा भाई ओटिस को टैप आउट करते हुए देखकर। मतलब भाई क्यों भाई ये मैच जो है वो ओटिस को जीतना चाहिए था, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा क्यों किया गया भाई, क्योंकि रेसलमेनिया में भी तो करवाना है ना भाई ये मैच, ऐसे थोड़ी ना रुक जाएगा। तो भाई इसीलिए शायद ऐसा हुआ है, क्योंकि ओटिस को जीतना जरूरी है भाई, जहां तक मुझे लगता है इस स्टोरी लाइन में। और ओटिस वर्सेस ब्रॉन्सन ब्रीड देखने के लिए तो भाई मजा ही आ जाएगा। फिर इसके बाद बैक स्टेज में भाई ओटिस की हौसला अफजाई करते हैं लॉकर रूम के लीडर रेमेस्टेरियो, जिसके देखकर भाई न्यू डे वहां पर आ जाती है और वो कहते हैं कि देखो देखो ओटिस वगैरह अल्फा एकेडमी को कैसे ये प्रोत्साहन दे रहा है और हमें यहाँ पर लात मारकर निकाल देता है, तुम्हें सबके साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। तो रेमेस्टेरियो कहते हैं कि मुझे लगता है तुम दोनों को ना अकल नहीं है और तुम दोनों मुझसे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है अगले हफ्ते हम ये जरूर करेंगे। मतलब भाई अगले हफ्ते तो नहीं लेकिन कभी ना कभी ये जरूर करेंगे। और न्यू डे जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। देन भाई रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन के मैच की हाइप क्लिप दिखाई जाती है, जिसमें रिया रिप्ली कहते हैं कि तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ना डॉम ना रिखेल, कोई भी नहीं बचा पाएगा अगले हफ्ते तुझे और तेरी चैंपियनशिप को। रिया रिप्ली ऐसा कहती है। जजमेंट डे आपस में बात कर रही होती है कि लिव मॉर्गन के पास जो है कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी जरूर ही होगी और फिन बेलर भी कहता है कि हाँ उसके पास जरूर कोई स्ट्रेटेजी होगी, जैसे मेरे पास आज स्ट्रेटेजी है, हम कैसे जीतेंगे अपने मैच को। और रिखेल तुम उसे बता देना लिव मॉर्गन को कि मैं कहे दिल से चाहता हूं कि उसके पास काफी सारे प्लान्स और वो जीत कर आए। जिसके बाद भाई जजमेंट डे अपने नए थीम सॉन्ग और नए कैमरा एंगल वाली एंट्री करती है। उसके बाद वॉर रेडर्स और डेमियन प्रिस्ट आते हैं। शो पर 6 मैन टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। भाई ठीक ठाक ही मैच मैं इसे कहूंगा, क्योंकि भाई कुछ ज्यादा खास नहीं था। एंड में जो है रिंग साइड पर सब ढेर हो जाते हैं और रिंग के अंदर डेमियन प्रिस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो लड़ रहे होते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो 619 का ट्राई करता है, लेकिन डेमियन प्रिस्ट एक बेहतरीन मतलब भाई काफी इनोवेटिव रोलिंग साउथ ऑफ हेवन हिट करते हैं और मैच को पिन करके जीत जाते हैं। उसके बाद फिन बेलर आकर अटैक कर देता है डेमियन प्रिस्ट के ऊपर, उसे धोने लगता है, लेकिन यहाँ पर वॉर रेडर्स वापस आ जाते हैं। तो जजमेंट डे यहाँ से भाग जाती है और बैक स्टेज में जाकर फिन बेलर कहता है कि देखा मेरा प्लान कितना सक्सेसफुल हुआ, हम भले ही मैच हार गए लेकिन उसके बावजूद भी हम हार कर जीत गए, इसलिए तो हम बाजीगर हैं, हम है जजमेंट डे। तो भाई ऐसी बकवास बातें कर रहा था बैक स्टेज में फिन बेलर। इसके बाद शो के ऊपर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैचेस होते हैं। डकोटा काय वर्सेस जोई स्टार्क का काफी ठीक ठाक ही मैच होता है। एंड में डकोटा काय सुपर किक और अपना फिनिशर हिट करके इस मैच को जीत जाती है और एडवांस में आगे चली जाती है, फाइनल्स में चली जाती है। भाई उसके बाद शो के ऊपर लारिया वेलकेरिया वर्सेस इयो स्काई का मैच होने वाला है सेमीफाइनल्स में। और डकोटा काय से पूछा जाता है कि आप किसके सामने लड़ना चाहेंगी। वो लारिया वेलकेरिया की काफी तारीफ करते हैं कि अगर वो आ जाए तो काफी बेहतर है और इयो स्काई की भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, तो अगर उससे लड़ने को मिलेगा तो भी काफी अच्छा होगा। तो भाई इस वजह से कि भाई डकोटा काय के सामने कौन लड़ेगा ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया था। और उसके बाद भाई मैच जिस तरीके का बुक किया गया और जिस तरीके के मूव्स जिस तरीके की चीजें हमें इसमें देखने को मिली, दोनों ही क्योंकि हाई फ्लायर थे भाई। इयो स्काई का तो भाई जलवा ही अलग है और लारिया वेलकेरिया भाई उसको लोग ज्यादा कुछ भाव नहीं देते, लेकिन भाई वो काफी एक बेहतरीन रेसलर है। तो एंड में यहाँ पर लारिया वेलकेरिया भाई रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाती है और फाइनल्स में चली जाती है। लारिया वेलकेरिया वर्सेस डकोटा काय का मैच होगा और लारिया वेलकेरिया डकोटा काय बैक स्टेज में भी जाकर बातें करते हैं कि हम दोनों अपने लिए जरूर लड़ेंगे, देखते हैं कि कौन सबसे बेहतर निकल कर आएगा। तो भाई पहले तो मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड था नहीं इस चीज में, लेकिन लारिया वेलकेरिया और डकोटा काय भाई अब ये काफी मजा आएगा भाई इस चीज में। पहले इसके बाद शो के ऊपर व्हाट्सएप करके यहाँ पर आर ट्रुथ आते हैं। भाई ये अपना गाना भूलता क्यों नहीं है, ये सब कुछ भूल जाता है, लोगों के नाम भूल जाता है, लेकिन ये भी भूल जाता है कि पीट डन और बुच दोनों अलग अलग नहीं है, वो एक ही बंदा है और उसे बुच बुलाना पसंद नहीं है। आज के टाइम पर उसे पीट डन बुलाया करो, ये चीजें ये भूल जाता है, लेकिन अपना गाना कभी नहीं भूलता। मतलब ये कहाँ का सेंस है। फिर कोई बात नहीं, आर ट्रुथ व्हाट्सएप कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से पीट डन आकर उसे बजा देता है बुरी तरीके से और मैच होता ही नहीं है। तो भाई मैच मांगा ही क्यों था जब तुझे करना ही नहीं था पीट डन बुच जो भी है तू। वेल कोई बात नहीं भाई, इसका नाम है पीट बुच डन, ऐसा सही रहेगा भाई। पीट बुच डन जो है बैक स्टेज में जाता है अल्फा एकेडमी और लॉकर रूम के लीडर को बोलने लगता है कि तेरा ये काम है, तू सबको बताए कि मेरा नाम बुच नहीं है, मैं पीट डन हूँ, बुच मर चुका है, मैं पीट डन हूँ। तो ऐसा वो कहता है कि जाके पर्चे छपवा दे इस चीज के लॉकर रूम के लीडर को। तो भाई ये भी काफी सही है। पहले जो लॉकर रूम लीडर्स होते थे उनका जो है स्क्रीन के ऊपर कोई इस्तेमाल नहीं होता था, सिर्फ नाम के लिए वो लीडर होते थे, लेकिन अब जो है लॉकर रूम जो लीडर्स है उनको भी थोड़ा भाव दिया जा रहा है कि भाई ये लॉकर रूम का लीडर है तो कुछ जिम्मेदारियां होती है। तो भाई वो भी एक अलग बात है। वेल अगले साल से तो शायद फिन बैलर बनने वाले हैं रेसलमेनिया के बाद लॉकर रूम के लीडर, तो देखते हैं भाई उनका क्या रहेगा। तो भाई अच्छी बात है, ये भी एक अलग सिरदर्दी है एक तरीके से देखा जाए तो भाई, और कुछ नहीं सबकी सुननी पड़ती है। वेल यहाँ पर भी भाई जो है जरीना वेगा उसे बुच बुलाते हैं जिस वजह से वो और चिढ़ जाता है, तो यहाँ से भाग जाता है। वेल इसके बाद शो के ऊपर लुडविग काइजर आते हैं। भाई ऐसा लगा था स्टार्टिंग में तो शायद गुंथर को बुलाने वाले हैं, लेकिन खुद का प्रवचन स्टार्ट कर
कर देते कि मैं हूँ A+ मैन, मुझे जीतना पसंद है लेकिन मैं हार चुका हूँ, तो मेरी जो है नैया डूब चुकी है, इसलिए मैं रीमैच चाहता हूँ। तो ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जल्दी बाहर आ जा। लेकिन भाई यहाँ पर तो और ही कोई आ जाता है भाई, शेमस आ जाते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, सीधे भाग कर आते हैं, अटैक कर देते हैं लुडविग काइजर के ऊपर, दोनों लड़ने लगते हैं। उसके बाद शेमस यहाँ पर ब्रो किक बजाते हैं और बैक स्टेज में जाकर भाषण देते हैं कि लुडविग काइजर के लिए मैं जो एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ, मैं पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर नहीं था लेकिन मेरे पास उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट है और ये शरेले है भाई, वो जो लेकर आते हैं शरेले, तो वो उस गिफ्ट के अंदर है और वो बजाना चाहते हैं लुडविग काइजर को। तो बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर के लिए तैयार हो जा लुडविग काइजर, ऐसी घोषणा कर देते हैं यहाँ पर शेमस। और इसके बाद जो है तैयारी हो जाती है CM पंक और सेथ रॉलिंस के फेस टू फेस की अंडर द रूफ। तो सेथ रॉलिंस जो है शो के ऊपर आते हैं, मंडे नाइट रॉलिंस की शुरुआत करते हैं मेन इवेंट में और उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं CM पंक गधा है, वो मुझसे लड़ना चाहता है, वो यहाँ पर नहीं था, वही भाई जो हमेशा कहते हैं कि भाग गया था हमें छोड़कर। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जब CM पंक आते हैं तब होती है भाई असली वॉर स्टार्ट। CM पंक आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं ये चीजें छोड़कर चला गया था क्योंकि मुझे वो लोग पसंद नहीं थे जो इस चीज को चला रहे थे उस टाइम पर, मुझे वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं था, वो इंसान जो उस टाइम पर यहाँ का बॉस था, और लेकिन वो तुझे बहुत पसंद करता था, तो ये काफी सही है। और तू मुझसे पूछता है कि मैं कैसा हूँ, मेरी चीजें कैसी है, तो तेरा बता ना, तेरा नेक कैसी है, तेरा घुटना कैसा है, तेरे पैर कैसे है, तेरी पीठ कैसी है, और तो और तू तो अपना बदला भी नहीं ले पाया ब्रॉन्सन ब्रीड से, मैंने ही उसी की एंकल तोड़कर यहाँ से भगा दिया उसे। हाँ भाई तोड़ी थी भाई, CM पंक ने ही भाई उसको इंजर्ड किया, और क्या ही कह सकते हैं, CM पंक नहीं होता तो वो इंजर्ड भी नहीं होता। और CM पंक ये भी कहते हैं कि तू मुझे कहता है कि मैं यहाँ से 10 साल से नहीं था, मैं यहाँ पर और चला गया था छोड़कर, बैक स्टैब कर दिया था मैंने सब कुछ, तो जरा तू बता तेरी द मैन कहाँ है, वो तो मुझे काफी टाइम से यहाँ पर नहीं दिख रही है, वो कहाँ गई है, क्या उसने भी सब कुछ छोड़ दिया है, क्या वो भी धोखा देकर चली गई है सबको। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि हाँ हाँ सही है, तो सुनो मेरी बात। तो यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस जिस तरीके से वार करता है भाई शब्दों के, वो नेक्स्ट लेवल भाई, ये होता है एक बैंगर प्रोमो। सेथ रॉलिंस सीधा कह देते हैं कि तुझे तो पता भी नहीं होगा कि एक बच्चे को संभालना क्या होता है, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो एक बच्चे को संभाल रही है अपने घर पर, तुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा क्योंकि भाई CM पंक की कोई भी औलाद नहीं है। ये बात शायद तुमको पता ना हो तो बता देता हूँ मैं अभी के अभी, लेकिन तुम्हें पता ही होगा भाई, ऑफ कोर्स नॉट। तो भाई उसकी कोई भी औलाद नहीं है, उसका कोई भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं है भाई, कोई भी चाइल्ड नहीं है। और इसके ऊपर CM पंक सेथ रॉलिंस जो है यहाँ पर ले लेते हैं भाई CM पंक की बुरी तरीके से, क्योंकि भाई ये इससे बड़ी डिसरेस्पेक्टफुल और पर्सनल जाने की बात हो ही नहीं सकती भाई। CM पंक को ये बोल देते कि तू तो इस चीज से कभी रिलेट ही नहीं कर सकता। दूसरी बात, तू यहाँ से चला गया, तूने क्या किया, तू अपने दोस्त के साथ एक पॉडकास्ट पर गया, इस कंपनी को नीचे गिराने के लिए पता नहीं तूने क्या क्या बकवास चीजें की, लेकिन तू घंटा कुछ नहीं कर पाया। तो भाई ये यहाँ पर जो ये पॉडकास्ट वाली बात हुई थी, वो कोड कबाना वाला जो था भाई पता ही होगा, तो उस वाले सीन की यहाँ पर बात की और भाई उल्टा वो CM पंक के ऊपर ही पड़ गया था, तो पता ही होगा सब कुछ। और उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि तूने इससे भी बड़ी बात पता है क्या, कि जब तुझे ये सब करके तू कुछ नहीं कर पाया वो पॉडकास्ट के बाद, तो तू जाकर हमारे कंपटीशन कंपनी के साथ ज्वाइन हो गया और वहां पर भी तूने सिर्फ कचरा ही किया, और जब तुझे पैसे चाहिए थे तो तू वापस आ गया। तो भाई AEW के ऊपर भी शॉट ले लिया यहाँ पर। और ऊपर से भाई एक चीज और क्लियर हो गई कि सेथ रॉलिंस और WWE भी शायद मानती है कि वो कंपटीशन कंपनी है AEW, तो भाई यानी कि कंपटीशन में है वो। तो भाई यहाँ से ये बात भी जो है साबित हो जाती है। तो यहाँ पर AEW के ऊपर भी जो है शॉट ले लिए सेथ रॉलिंस ने। तो भाई सेथ रॉलिंस अलग ही मूड में थे यहाँ पर, और इनका जवाब CM पंक कैसे देते हैं कि भाई तू चाहे कुछ भी बकवास कर यहाँ पर, लेकिन तू मेरी वजह से ही बना है, मैं नहीं होता तो तू यहाँ पर भी नहीं आ पाता, ना ही तू कुछ कर पाता। तो भाई ऐसी बकवास बातें करते हैं। और CM पंक ये भी कहते हैं कि तू ये मत भूल कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सुन, तू बेस्ट इन द वर्ल्ड था, मैं यहाँ पर बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, तू 10 साल पहले कुछ और था और आज तू कुछ और है, और मैं तुझसे बेहतर बन चुका हूं, और ये बात तुझे पता चल जाएगी अगले मंडे को, क्योंकि अगले मंडे को मैं तेरी धजिया उड़ा दूंगा, क्योंकि तू इस कंपनी के लिए कैंसर है, इस दुनिया के लिए कैंसर है, मेरे लिए कैंसर है, मेरे दिमाग के लिए कैंसर है, और तू एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, और जिस कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता उसे काट कर फेंक दिया जाता है। तो मैं तुझे भी काट के फेंकने वाला हूँ अगले हफ्ते, तो तैयार रहना कटने के लिए। और इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस माइक ड्रॉप कर देते हैं और सेथ रॉलिंस इस प्रोमो बैटल को जीत जाते हैं। तो इसका मतलब क्या भाई, सेथ रॉलिंस अपना मैच हार
हारने वाले हैं। तो भाई वो तो हम सभी चाहते हैं कि सेथ रॉलिंस हार जाए, हील टर्न कर ले। तो भाई उसके लिए शॉकिंग एंडिंग मैंने बनाई है भाई, तुम जाकर देख सकते हो। तो इस चीज के साथ भाई काफी अग्रेसिव दोनों का एक फोटो शूट होता है, यहाँ पर दोनों फेस टू फेस करते हैं। और इसी चीज के साथ जो है मंडे नाइट रॉ, इस साल का आखिरी मंडे नाइट रॉ जो है वो खत्म हो जाता है। तो भाई ये शायद वो आखिरी मंडे नाइट रॉ था जो केबल के ऊपर एयर हुआ था, यूएसए नेटवर्क के ऊपर एयर हुआ था। और उसी के चलते भाई पूरे मंडे नाइट रॉ की जो सबसे बेस्ट ऑफ यूएसए नेटवर्क की जो मोमेंट्स हैं वो दिखाए जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। पिछले 32 साल का याराना था भाई यूएसए नेटवर्क और डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो भाई वो यहाँ पर आज खत्म हो जाता है। वैसे तो भाई स्मैकडाउन चली रही है उसके ऊपर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का तो याराना है अभी भी, लेकिन रॉ का भाई खत्म हो चुका है क्योंकि रॉ ही था भाई सब कुछ। तो अब वो यहाँ से जा चुका है। तो भाई उसके लिए यहाँ पर एक थैंक यू क्लिप दिखाई जाती है, यूएसए नेटवर्क थैंक यू। और उसके बाद भाई वो जो मैंने तुम्हें बताया था भाई, एक इंटरव्यूअर है, उसने मिज का भी इंटरव्यू लिया था। वहां पर मिज जो है बात कर ही रहे थे, व्हाइट सिख को चेतावनी दे रहे थे कि तुम लोग जो है समझ जाओ, तुम्हें हमारे साथ नहीं लड़ना चाहिए, सब कुछ खत्म हो चुका है, समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कैरन क्रॉस का कॉल आता है, वो बुलाता है और मिज को कहता है कि तू कर क्या रहा है, तू व्हाइट सिख को क्यों भगाना चाहता है, उन्हें आने दे, हम लड़ेंगे उससे, एक फाइनल शो डाउन होगा, अगर तुझे उसका हिस्सा नहीं बनना है तो मत बन, हम जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर मिज को अकेला छोड़ दिया है फाइनल टेस्टमेंट ने, कैरन क्रॉस ने। तो भाई वो शायद इसीलिए क्योंकि कुछ तो प्लान होगा भाई कैरन क्रॉस। और भाई इसके बाद जो वही जो इंटरव्यूअर है भाई, विक जोसेफ नाम कुछ है भाई इसका, एडम पियर्स का इंटरव्यू ले रहा था भाई। एडम पियर्स जो है अगली मंडे नाइट रॉ को हाइप कर रहे थे कि ये होने वाला है, लेकिन वहां पर ब्रॉन ब्रेकर आ जाते रहो। एडम पियर्स पूछते हैं ब्रॉन ब्रेकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ब्रॉन ब्रेकर भाई काफी अच्छे से बॉस से बात करता है कि हाँ भाई तू मेरा बॉस है, लेकिन तू देख तेरे पास सबसे डोमिनेंट चैंपियन है, तो तू मेरे लिए क्या कर रहा है, कौन आने वाला है मेरे लिए, तू मेरे लिए कोई प्लान नहीं कर रहा, मेरे लिए अगले हफ्ते कुछ भी नहीं है, क्यों भाई ऐसी बातें करता है। तो भाई पता नहीं एडम पियर्स कुछ करेंगे या नहीं ब्रॉन ब्रेकर के लिए अगले हफ्ते। वेल अगले हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर लास्ट टाइम नाउ यानी कि जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है और पहला स्टॉप होने वाला है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स का पहला एपिसोड, जहां पर जॉन सीना हमें दर्शन देंगे। और अगली मंडे नाइट रॉ से शुरुआत हो जाएगी एक और अंत की, यानी कि जॉन सीना के करियर के खत्म होने की। इसके अलावा शो के ऊपर पेंटा का डेब्यू कंफर्म हो चुका है भाई, क्योंकि ये पेंटा का ही फेस है भाई और किसी का तो है नहीं। तो पेंटा भी आने वाले हैं अगले शो के ऊपर, वो एक AEW सुपरस्टार है। लोगन पॉल शो के ऊपर अवेलेबल होने वाले हैं। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो का मैच ऑफिशियल हो चुका है अगले हफ्ते के लिए। और अगले हफ्ते 7 जनवरी को ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का ट्राइबल कॉम्बैट होगा और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फाइनल मैच होगा। डकोटा काय वर्सेस लाइरिया वेलकेरिया के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होगा। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भी हमें देखने को मिलेगा, शो की मेन इवेंट कर सकता है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ जो है सेट हो चुका है अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते देखते हैं क्या होगा। तुम्हारे थॉट्स बताओ कमेंट में, तुम कितने एक्साइटेड हो वो सब कुछ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।